हेलो प्यारे बच्चों। तो मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो सबसे पहले आपको और आपके परिवार को हैप्पी न्यू ईयर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीआईपी एलएस क्लासेस पर। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि हम पढ़ रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। हमारे बोर्ड एग्जाम 2025 आने ही वाले हैं, कुछ ही समय है, ज्यादा समय रहा नहीं है अभी। आप ये सोचोगे अभी तो बहुत समय है, कुछ समय नहीं है। अगर आप पढ़ने लगे, सभी चीजों को आप पढ़ के चलें, सभी चीजों को कवर करें, आप सभी चीजों को पढ़ें, तो आपके लिए ये समय ना जो बचा हुआ है वो बहुत कम है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो आप कर दें। आप इस नई साल के दिन आप ये कसम लें कि मैं आज से पढ़ूंगा, और आप इसी दिन से पढ़ें, और आप देखेंगे कि आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको करा रहा था केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो मैंने इससे पहले आपकी पार्ट 1 कराया है विलियन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उसमें 3 प्रश्न कराए हैं। आज भी मैं कुछ प्रश्न लाया हूं। और हाँ, मैं आपको पहले ही बता दूं कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि पिछली वीडियो मैंने 3 प्रश्न कराए थे। इस वीडियो में कम से कम 5 प्रश्न कराऊंगा, ठीक है। तो आज हम पहला प्रश्न अभी हम पहला प्रश्न करते हैं। चलो, तो पहला प्रश्न है आपका, देखो क्या है। ग्लूकोज मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम मोल के 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला जाता है। तो इस विलयन की मोललता की गणना करो, यानी मोललता पूछिए, कुछ नहीं है, बस सिंपल। सबसे पहले आपको एक काम करना है, मोललता, नॉर्मलता, मोललता, इन सभी के फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। बस देखो, तो मोललता का फॉर्मूला क्या है। तो पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं और फिर देखूंगा कि क्या क्या उस फॉर्मूले में है और क्या क्या मुझे चाहिए, ठीक। अच्छा, तो मोललता का फॉर्मूला क्या है। तो मोललता तो मोललता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोल, विलेय के मोल बट्टे विलायक का भार, विलायक का भार। ये फॉर्मूला होता है आपका मोललता का। मोललता का फॉर्मूला है विलेय के मोल बट्टे विलायक का भार। अब हम देखते हैं कि हमारे पास विलेय के मोल है और विलायक का भार दोनों है या नहीं है। तो देखते हैं क्या कहते हुआ। तो ग्लूकोज 2.82 ग्राम, यानी कि 2.82 ग्राम, और जल 30 ग्राम है। तो ये ज्यादा है, ये कम है। और मैं बता चुका हूं, जो कम मात्रा में होता है वो विलेय, और जो ज्यादा मात्रा में होता है वो विलायक। अच्छा, आप ये सोचोगे सर हमें याद ही नहीं होता कि कम मात्रा ज्यादा मात्रा। तो आप ऐसे देखो, अगर आप विलेय लिखेंगे तो उसमें 3 अक्षर है, और विलायक लिखेंगे तो उसमें 4 अक्षर है। तो विलायक में 4 अक्षर ज्यादा है और विलेय में 3 अक्षर कम है। तो आप ऐसे याद कर लो, ठीक है। जब विलेय में 3 अक्षर है तो वो कम वाला हो जाएगा, और जो विलायक है उसमें 4 अक्षर है तो वो ज्यादा वाला हो जाएगा, ठीक है। तो विलायक में आपका देखो 30 ग्राम ज्यादा वाला विलायक हो गया, और 2.82 ग्राम ये विलेय कम वाला हो गया। सही है, ठीक है। तो लिखते हैं, तो हमें दे रखा है विलेय का भार, विलेय का भार। तो विलेय का भार, तो भार को व्यक्त करेंगे डब्ल्यू से, और विलेय को व्यक्त करेंगे बी से। तो डब्ल्यू बी हो जाएगा आपका 2.82 ग्राम, ठीक। अब विलायक का भार, तो विलायक का भार, भार को डब्ल्यू से, और भार जो आपका विलायक का है तो विलायक के लिए ए, तो डब्ल्यू ए, और ये दे रखा है आपका 30 ग्राम। अच्छा, एक बात और बता दूं कि मोल लता के फॉर्मूला में विलायक का भार जो है वो किलोग्राम में लेना है। किस में लेना है? किलोग्राम में, ठीक। तो किलोग्राम में लिख देता हूं। तो अब मैं ना इसमें विलायक का भार में जरूरत है वो जहां मिल गया, अब मैं इसे यहीं पर किलोग्राम में चेंज कर देता हूं। तो आपको पता है किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 का भाग देते हैं, ठीक है। तो ये किलोग्राम में चेंज हो गया। आप चाहे तो काट दो, से 1 0 से 0 कट जाएगा, 3/100 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और हमारे पास क्या है, और दे रखा है ग्लूकोज का द्रव्यमान। तो ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, और मोलर द्रव्यमान कहो या फिर इसे आप अणु भार कहो, बात एक ही है। और अणु भार, मोलर द्रव्यमान, इनको व्यक्त करते हैं हम एम से। और ये विलेय का है, ग्लूकोज क्या माना है मैंने? विलेय, ग्लूकोज विलेय माना है। तो ये एम बी, और ये हो गया आपका 180, ठीक। अब इसमें पूछा है विलेय का मोल निकालना है हमें, और विलायक का भार। तो विलायक का भार मेरे पास है, तो विलेय के मोल निकालता हूं पहले। तो विलेय के मोल, तो मैं इधर करता हूं विलेय के मोल। अब किसी के भी मोल निकालने हो तो सीधा फॉर्मूला उसका ये है, ऊपर लिखें आप उसके भार और नीचे लिखें उसका अणु भार, ठीक है। तो मैं ऊपर लिखता हूं उसका भार, तो भार हो जाएगा आपका डब्ल्यू बी, और नीचे हो जाएगा अणु भार एम बी। तो विलेय का भार कितना है? 2.82, और विलेय का अणु भार कितना है? 180, ठीक। आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए, इस फॉर्मूले रखेंगे और जब काटपीट कर लेंगे।
तो अब मेरे पास विलय का मूल भी आ गया, विलय का भार भी आ गया, दोनों विलायक का भार भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब मैं इसको में रख देता हूं, ठीक है। तो देखो मोललता का पूर्णांक, तो मोललता बराबर विलय के मूल, विलय के मूल है 2.82 बट्टे 180 बट्टे विलायक का भार 3/100। अब कुछ नहीं है, अब इस बिंदु को आप सॉल्व कर लेंगे, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। तो मैं ऊपर वाले का सबसे नीचे गुणा करता हूं और बीच वाले का बीच से, तो ये हो जाएगा 2.82 इंटू 100 बट्टे 180 गुणा 3। ठीक है, करें तो पॉइंट से हटाओ, 2 जीरो नीचे बढ़ा दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है। 3 से 282 काट दो, तो 3 9 27, 1 बचे 12 और 3 चको 12, तो 94 बट्टे 180। 2 से काट दो, सभी 2 से कट जाएगी, 2 से काटो तो 2 चौक 8, 1 14, 2 सत्ते 14, इधर 180 को 2 से काटेंगे तो 90। अब हमारे पास आ गया 47 बट्टे 90। अब आपको 90 का 47 में भाग देना है, तो 90 का आप 47 में भाग देंगे तो ये आएगा आपका, तो सीधे आंसर में लिख देता हूं मोललता बराबर आएगा 0.52। तो ये आ जाएगा आपका मोललता, ये मोललता आएगी आप। तो ये पहला प्रश्न है, ठीक है, ये आपका है पहला प्रश्न है। अब हम करते हैं दूसरा प्रश्न, ठीक है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने, देखें तो देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या क्या दे रखा है। अच्छा ये बता दूं मैं तुम्हें, ये आपका 2024 में आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है ये। जितने भी मैं आपको प्रश्न करा रहा हूं ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आए हुए हैं। आपको लगता होगा कि सर आए हुए प्रश्नों को क्यों करा रहे हैं, तो देखो मेरा मकसद ये है कि आप जान सकें कि पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो ये पेपर का प्रश्न है, ये पेपर में नहीं आएगा लेकिन इसी प्रकार के आएंगे, इससे आपको मदद मिलेगी पेपर में क्वेश्चनों को करने की, ठीक है। तो दूसरे प्रश्न को करते हैं हम। तो हमने रखा है 0.6 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में, तो 100 ग्राम जल है और 0.6 ग्राम यूरिया है, तो ज्यादा 100 ग्राम और कम 0.6 ग्राम, क्या होता था, कम वाला विलय और ज्यादा वाला विलायक। होगी टेंशन, ठीक, ऐसे करनी है। तो लिखते हैं, तो विलय का भार, विलय का भार W और विलय B, तो WB आपको दे रखा है 0.6 ग्राम, ठीक। विलायक का भार, विलायक का भार यानी WA, विलायक यानी A, और ये दे रखा है आपको 100 ग्राम, ठीक है। जलीय विलयन में क्वथनांक की गणना करनी है, यानी जो 100 ग्राम जल और उसमें 0.6 ग्राम आपने ग्लूकोज डाला, तो जो आपका मिक्सर बनेगा उसका आपका क्वथनांक निकालना है। यानी आपने ये पढ़ा हुआ कि जब हम किसी जल में जल तो एक ही है, जब हम जल में किसी अवाष्पशील ठोस को मिलाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया, तो उसको मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो विलयन बना तो उसका क्वथनांक कितना प्राप्त हुआ, ठीक है। जैसे कि आपके घरों में आपकी मम्मियां सब्जी बनाती हैं, तो सब्जी के अंत में आप उसमें नमक डालते हैं, क्यों डालते हैं, ताकि उसमें जो मसाले हैं जो नहीं पक सके हैं पानी के तापमान पर, नमक डालने से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है और वो मसाले भी आराम से पक जाते हैं। यानी कि जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस तक खोलता है, नमक डालने के बाद उसका क्वथनांक बढ़कर 105 110 हो जाता है। तो वही मकसद है यहाँ पर कि जो विलयन बना है जल में ग्लूकोज डालकर, तो जो विलयन बना है उसका क्वथनांक कितना हो गया, ये इसमें पूछा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास विलय है 0.6 ग्राम यानी ग्लूकोज है, और ये ग्लूकोज 100 ग्राम पानी में डाल दिया, तो डालने के बाद जो विलयन प्राप्त हुआ उसका क्वथनांक कितना हो गया। तो मैं लिखता हूं, और हमें क्या दे रखा है, जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक को व्यक्त करते हैं KD से, और ये दे रखा है आपका कितना है 0.52 किलोग्राम प्रति मोल, ठीक है। और जल का क्वथनांक, जल का मतलब शुरू में क्वथनांक कितना है, ग्लूकोज मिलाने से पहले जल का क्वथनांक शुरू में कितना है, तो जल का क्वथनांक है आपका, जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक दे रखा है आपका 373 केल्विन। ये 373 केल्विन पैमाने पे
और जब आप सेल्सियस पैमाने पे जल का तापमान नापेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। डरने की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा सा, अब मैं वो फॉर्मूला लिखता हूं जिस फॉर्मूले से आप इसमें जो चीज पूछी हुई है उसे निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है आपका? तो फॉर्मूला है एम बी बराबर 1000 गुणा के बी डब्ल्यू बी बट्टे डेल्टा टी इंटू डब्ल्यू ए। ये फॉर्मूला है जो आपने मोलल उन्नयन स्थिरांक जहां पढ़ा होगा वहां आपको ये फॉर्मूला लिखाया गया होगा। नहीं लिखाया गया है तो आप अब देख लो, जो आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक निकालने का ये फॉर्मूला है। आप इसमें ये सम्मान रखो, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो एम बी यानी बी माने विलेय, विलेय का एम माने अणुभार। तो विलेय का अणुभार आपको देखो, विलेय यूरिया माना हुआ है, यूरिया का 0.6 ग्राम और ये 60 है, ये यूरिया दिया हुआ है। अच्छा एक बात और बताऊं, यूरिया यहां पर मिलाया गया जल में, मैं ग्लूकोज कह रहा था उसके लिए माफी चाहता हूं। तो यहां पर आपका जल में यूरिया मिलाया गया, ठीक है। तो एम बी इसका जो आपका मोलर द्रव्यमान है अणुभार है वो 60 है। तो ये हो जाएगा 60 बराबर 1000 गुणा के बी का मान 0.52 इंटू डब्ल्यू बी 0.6 बट्टे डेल्टा टी इंटू डब्ल्यू ए कितना है? डब्ल्यू देखो 100। तो यहां पर हम डेल्टा टी निकालेंगे। डेल्टा टी यानी कि क्वथनांक में कितना परिवर्तन हुआ, ठीक है। डेल्टा टी निकालने के बाद उसमें विलियन का क्वथनांक पूछा हुआ है वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये सॉल्व करो। तो यहां से मैं पॉइंट हटाता हूं और एक जीरो नीचे बढ़ा देता हूं। तो यहां 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। इधर 6 से ये क्या बार कट जाएगा? 10 बार, ठीक। बड़े प्यार से आराम से पॉइंट आपने हटाया तो इसके पीछे एक संख्या है तो नीचे एक जीरो बढ़ा दी, ठीक। इन 3 जीरो से इन 3 जीरो पूरी कट जाएंगे। इधर ये 6 रह गया, 6 से 60 10 बार। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। तो इधर डेल्टा टी का 10 में गुणा किया तो डेल्टा टी इंटू 10 बराबर इधर हो गया 0.52। अब इस 10 का इधर भाग दे दो, ठीक है। तो डेल्टा टी बराबर 0.52 बट्टे 10। अब 10 का भाग देंगे तो पॉइंट के पीछे दो संख्याएं, 10 का भाग देंगे तो 3 संख्या आ जाएंगी, यानी एक जीरो और चली जाएगी ऊपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा टी बराबर 0.052, ठीक है, केल्विन। यानी कि पानी में हमने अवाष्पशील विलेय यानी कि हमने यूरिया डाला 0.6 ग्राम, तो उसका क्वथनांक 0.052 बढ़ गया और हमें निकालना है कि कितना हो गया। तो पहले कितना था? 373 और अब यूरिया डालने के बाद कितना चेंज हुआ? इतना। तो कुल निकाल सकते हैं। तो डेल्टा टी में लिखेंगे हम T2 माइनस T1 बराबर 0.052। अब यहां पर T2 है, वो है आपका विलियन का आयतन, विलियन का आयतन नहीं, विलियन का क्वथनांक। और T1 है आपका जल का क्वथनांक, ठीक है। तो T2 बराबर 0.052। अब ये माइनस T1 उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, प्लस T1, ठीक है। और T1 का मान आपको दे रखा है 373, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.052 प्लस 373 और फाइनली आंसर आ गया हमारा T2 बराबर 373.052 केल्विन। यानी कि आप अगर पानी आपका 100 ग्राम है, 100 ग्राम जल है, उसमें 0.6 ग्राम आपने यूरिया डाल दिया तो उसका पानी का पहले था 373 केल्विन तापमान और फिर वो यूरिया डालने के बाद आपका पानी का क्वथनांक हो जाएगा 373.052 केल्विन। यानी कि जब हम किसी जल में विलायक में अवाष्पशील यानी चीनी, ग्लूकोज, यूरिया या नमक डालते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। ये हमारा दूसरा प्रश्न है, ये भी इंपोर्टेंट है, पेपर में आया है, ठीक है। तीसरा प्रश्न करते हैं, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न है आपका, देखिए किस प्रकार है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर किसी पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर विलयन का परासरण दाब 3.2 एटीएम है और विलयन स्थिरांक के मान की गणना के लिए पदार्थ का अणुभार 342 है। ये भी आपका प्रश्न 2024 में पूछा जा चुका है।
अच्छा, इसकी एक बात अच्छी है इस प्रश्न की, क्योंकि इसमें जो पूछा है ना उसका मान हमें पता है। क्या देखो कैसे, तो इसमें पूछा हुआ है विलियन स्थिरांक, और विलियन स्थिरांक यानी क्या होता है, विलियन स्थिरांक आर, और उसका मान हमको पता है, आर बराबर 0.083, ठीक है ना, मोल लीटर प्रति केल्विन, ठीक है ना। ये आपका आर का मान इसमें हमको पता है, वही पूछा हुआ है इसमें, ठीक है। देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या दे रखा है और उसे लिख लेते हैं, और फिर इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या है। तो उसमें दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस पर किसी पदार्थ, तापमान दे रखा है, तो तापमान आपका दे रखा है, तापमान टेम्परेचर टी से व्यक्त करते हैं इसे तापमान को, और ये दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, कोई पदार्थ है जिसका 45 ग्राम प्रति लीटर विलियन बनाया गया है, यानी कि किसी पदार्थ को 45 ग्राम प्रति लीटर, इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर में कोई जो पदार्थ है वो 45 ग्राम घुला हुआ है, इसका मतलब यही तो 45 ग्राम प्रति लीटर विलियन, विलियन यानी क्या है, 1 लीटर है और 1 लीटर में 45 ग्राम घुला हुआ है विलियन आपका, और 45 ग्राम विलियन से आपने ये विलियन बना हुआ है, ठीक है। तो 45 ग्राम है पदार्थ। अच्छा साहब, तो जो पदार्थ है उसकी मात्रा, तो पदार्थ का भार, तो पदार्थ का भार, पदार्थ को मैं विलेय मान लेता हूं क्योंकि घोला गया तो ये विलेय, और ये हो जाएगा WD, और ये दे रखा है 45 ग्राम, ठीक है। अब जो विलियन बना हुआ है उसका परासरण दाब दे रखा है 3.2 एटीएम। तो इस अध्याय में आप विलियन चैप्टर में परासरण दाब को आप 3 पाई से व्यक्त कर सकते हैं या पी से व्यक्त करते हैं, ठीक है, किसी से ही व्यक्त कर लो। तो आपका परासरण दाब दे रखा है, परासरण दाब, परासरण दाब दे रखा है आपका पाई, ये दे रखा है 3.2 एटीएम। एटीएम क्या है सर, तो एटीएम मैं तुमको बच्चों बताऊं, ये है आपका दाब का मात्रक, दाब के बहुत सारे मात्रक हैं, उन्हीं में आपका दाब का एक मात्रक है एटीएम। एटीएम को इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेयर, हिंदी में बोलते हैं वायुमंडलीय, ठीक है। तो एटीएम वायुमंडलीय दाब का ही मात्रक है, ठीक है। आगे विलियन स्थिरांक का मान की गणना की जाए, आर पूछा हुआ है, विलियन स्थिरांक आर होता है, तो विलियन स्थिरांक बराबर आर पूछा हुआ है, और जो पदार्थ का अणुभार है, यानी ये पदार्थ इसका अणुभार भी प्रश्न में दिया हुआ है, तो पदार्थ का अणुभार, तो पदार्थ का यानी विलेय लिख दो इसमें, विलेय का अणुभार, तो विलेय का अणुभार हमें, यानी विलेय माना है तो मैं इसे बी और अणुभार यानी एम, और ये दिया हुआ है आपका 342, ये अणुभार दिया हुआ है, इसमें आर आपका पूछा हुआ है। तो अब परासरण दाब निकालने के लिए जो आपको फॉर्मूला दिया जाता है वो होता है आपका पी वी बराबर एन आर टी, तो हम उसी फॉर्मूले को यहां पर यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आपका सूत्र है पी वी बराबर एन आर टी, यहां पर पी आपका परासरण दाब है, वी आपका आयतन है, एन मोलों की संख्या है, आर आपका विलियन स्थिरांक है, और टी तापमान, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात यहां आपको बताऊंगा, ये आप गलती कभी मत कर देना, मैं आपसे बता दे रहा हूं कि जो आपका तापमान दे रखा है उसे आप चेक कर लें, देख लें कहीं वो सेल्सियस में तो नहीं है, अगर वो सेल्सियस में है तो उसे केल्विन में चेंज कर लें, नहीं तो पूरा आपने क्वेश्चन किया है वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखें विशेष। तो यहां पर तापमान 20 डिग्री सेल्सियस में है, इसे केल्विन में चेंज करो। तो आपको याद होगा कि जब कभी भी सेल्सियस तापमान को केल्विन में बदलते हैं तो 273 का योग करते हैं, तो इसमें मैं 273 जोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 273 में जोड़ेंगे 293 केल्विन, 293 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। आपका 70 और 10 80 और 10 90 293, ठीक है। अब इसमें हम मान रखते हैं, अब पी की जगह आप चाहो तो पाई लिख लो, पाई से व्यक्त करते हैं परासरण दाब, ठीक है, लिखो तो पाई यानी परासरण दाब, ये दे रखा है 3.2। अब सर आप कहोगे, आप कहोगे सर इसमें आयतन तो है ही नहीं है बी, तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है 45 ग्राम प्रति लीटर, प्रति का मतलब 1 लीटर, तो 1 लीटर आयतन में 45 ग्राम कोई पदार्थ घुला हुआ है, तो यहां पर आयतन हो गया 1, तो इंटू 1 बराबर एन, एन यानी मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या का तो बहुत बार बता चुका हूं, मोलों की संख्या ऊपर पदार्थ का भार, विलेय का भार, विलायक का भार, जिस किसी के मोलों की संख्या निकालनी हो उसका ऊपर भार नीचे अड़भार, ठीक है, बस सिंपल। तो यहां पर एन यानी मोलों की संख्या, और ये पदार्थ दे रखा है, तो पदार्थ का जो आपका मोलों की संख्या निकलेगी वो उसका ऊपर भार लिखेंगे, तो भार आपका दे रखा है 45, ठीक है। और नीचे आएगा आपका अणुभार, अणुभार भी प्रश्न में दिया हुआ है,
342 और इंटू आर हमसे पूछा हुआ है और टी हमने निकाल लिया है 293 कैलोरी। ठीक है, अब इसमें से आपको आर निकालना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अच्छा एक बात मैं तुमको बता देता हूं कि पेपर में आपके केमिस्ट्री के विलियन अध्याय से आपको जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे सभी फॉर्मूला बेस्ड होंगे। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप जितने भी फॉर्मूले हैं उन्हें एक पास एक मतलब लिखें एक पेज पे और सबको याद करें और उसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस का मतलब क्या है, जैसे पी का पी क्या है, टी क्या है, या वी क्या है, या वी पी क्या है। ठीक है, सभी का विलियन के मोल क्या होते हैं, सभी के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, एन क्या है। ठीक है, अगर आपके पास नहीं लिखे हुए हैं, आपको नहीं लिखाए गए हैं तो प्लीज कमेंट करें, मैं आपको एक वीडियो करा दूंगा जिसमें मैं विलियन चैप्टर के सभी फॉर्मूले करा दूंगा। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। चलो इस प्रश्न को करते हैं। तो इसमें हमें आर निकालना है, तो मैं आर को एक तरफ कर लेता हूं और सभी को एक तरफ कर लेता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, 3.2 गुणा 342 बट्टे ये आपका भाग में इधर गुणा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये ऊपर है भाग में, सॉरी गुणा में, तो ये नीचे आ जाएंगे भाग में। ठीक है, तो 45 गुणा 293 बराबर आर। ठीक है, अब मैं इसे यहां कर देता हूं, तो आर बराबर, अच्छा यहां देखते हैं, पॉइंट से आप इधर ऐसा करिए, पॉइंट से आप इधर 0 बढ़ा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 32 गुणा 342 बट्टे 45 गुणा 2930। केमिस्ट्री के प्रश्नों में आपकी कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो सकती है, पर इतना मैं कह सकता हूं कि जितने भी प्रश्न आएंगे वो सब थोड़ा बेस्ड आएंगे। ठीक है ना, तो इसे काट के देखो, तो इसे 3 से काटने से तो 15 45, इसे काटेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, उधर बचा आपका एक बार है और 3 चक 12 है, और आपका 2 से ये कट जाएगा 16 दूनी 32 और 2 से ये कट जाएगा 2 एकम 2, 2 4 8, एक बचा 13 हो गया, 2 6 12, एक बचा 10 5 हो गया। ठीक है, तो ऊपर तो हो गया 16, ऊपर हो गया आपका 16 गुणा 114 और नीचे हो गया आपका 15 गुणा 1465। अब ऊपर गुणा करो, नीचे गुणा करो और भाग दे दो, बस इतने में ही हो जाएगा। तो मैं ऊपर गुणा करता हूं, तो 16 चक 64, 64 के 4, हासिल लागे 6, 16 एकम 16, 16 6 22, 22 के 2, हासिल लागे 2, 16 एकम 16 और 2, 16 2 18, 1824 तो ऊपर हो गया। नीचे करते हैं, 15 पंज 75, 75 के 5, हासिल लागे 7, 15 छिक्के 90, 90 और 7 97, 97 के 7, हासिल लागे 9, 15 चक 60, 60 और 9 69, 69 के 9 6, 15 के 15, 15 और 6 15 अच्छे हो जाएंगे आपके 21। तो ये आ गया आपका 21,975। अब 21,975 का इसमें भाग दे दो, आर का मान आ जाएगा। तो जब आप 21,975 का भाग 1824 में दोगे तो आपका फिक्स मान आएगा 0.083। ये आर का ही मान होता है, ये फिक्स है, ये आप भाग दे के भी देखोगे तो इतना ही मान आएगा। ठीक है ना, 0.083, और इसका मात्रक आर का, तो आर का मात्रक आप यहां से लिख सकते हो आर का, तो आर का इधर आ गया सब कुछ। तो पाइए आपका इसमें दाब, तो दाब का हो जाएगा आपका एटीएम, एटीएम, और इधर है आपका आयतन, तो आयतन का हो जाएगा लीटर, और बट्टे मैं एन को और टी को इधर लेके आया हूं तो ये हो जाएगा केल्विन और मोल। ठीक है, तो ये इसका मात्रा हो जाएगा 0.083 एटीएम लीटर प्रति केल्विन मोल। तो ये यहां पर आपका विलियन स्थिरांक आ जाएगा, ये विलियन स्थिरांक होता है आर। ठीक है, विलियन स्थिरांक आर पूछा था वो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब यहां पर मैंने जब आपको 3 प्रश्न करा दिए, वीडियो थोड़ी लंबी है इसलिए मैं पहले बता देता हूं आपको। अभी हम चौथा प्रश्न करेंगे, फिर 5वां प्रश्न करेंगे। मैं इसमें पहले बोर्ड पर लिख लेता हूं क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो ना बने। अब स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं है, यही बोर्ड है आपका, आप प्लीज थोड़ा हमारी मदद करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हम आगे आपके लिए स्मार्ट बोर्ड और यूज करेंगे। ठीक है, आप कंटेंट में कमी नहीं होगी आपके लिए। ठीक है, क्वालिटी में थोड़ी कमी हो सकती है, वो पूरी कोशिश करते हैं क्वालिटी बढ़ाने की, पर कंटेंट में आपको एक भी कमी नहीं मिलेगी। तो 4th प्रश्न है आपका, जो कि ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे पहले मैंने आपको 3 प्रश्न करा दिए हैं, वो भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, और 4th प्रश्न भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है 2024 का। ठीक है, 2024 सेट 3 मैंने लिख दिया है, किस सेट में आया हुआ है आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें क्या निकालते हैं देखते हैं।
तो एक ठोस के 1.26 ग्राम को 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में बोला जाता है और 300 केल्विन पर इस विलयन का पराशरण दाब इतना है। तो ठोस का मोलर द्रव्यमान बताओ, यानी जो मोलर द्रव्यमान हमें प्रश्नों में कोष्टक में दिया होता था 60 180 पिछले क्वेश्चनों में कुछ दिया हुआ है, तो इसमें वही मोलर द्रव्यमान पूछा हुआ है। और मैंने तुमको क्या बताया था, मोलर द्रव्यमान यानी अणुभार, यानी जो पदार्थ जिसका हमें पराशरण दाब दिया है और उसका भार दिया हुआ है 1.26 ग्राम। ये जो ठोस दिया है, जो ये ठोस दिया है जिसका भार 1.26 ग्राम है, इसी का हमें अणुभार पूछा है। ठीक है, तो अणुभार निकालते हैं और इसमें पराशरण दाब भी दिया हुआ है। तो जब कभी पराशरण दाब दे तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला बचता है, PV बराबर nRT। और P यहां पर पराशरण दाब है, P को आप यहां पाई भी मान सकते हैं, तो पाई V बराबर nRT। ठीक है, तो देखो क्या है, तो पाई V बराबर nRT, ये आपका फॉर्मूला है। पराशरण दाब जब कभी दे आपको ये लगाना है। ठीक है, तो पाई क्या है इसमें, पराशरण दाब, तो पाई है पराशरण दाब। तो प्रश्न में ढूंढो पराशरण दाब क्या है, तो यहां पर दिया हुआ है विलयन का पराशरण दाब 2.57 गुणा 10 का -3 है। तो लिख दो यहां पर 2.57 गुणा 10 की पावर -3 गुणा V यानी आयतन। तो आयतन है आपका, आयतन क्या है, एक ठोस के 1.26 ग्राम को 200 सेंटीमीटर की जलीय विलयन, विलयन का सेंटीमीटर क्या है, आयतन बोला गया है। विलयन का आयतन चाहिए हमें और विलयन का आयतन दे रखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब, पर ये सेंटीमीटर क्या है मासा, तो देखो आयतन की एक और यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ये सब आयतन की यूनिट है। ठीक है, ये फिजिक्स में यूज होती है, केमिस्ट्री में लीटर यूज होता है। तो इसलिए हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलें। अब इसे कैसे बदल देते हैं सर, तो कुछ नहीं, सिंपल, मैं हूं ना। तो देखो, तो 200 बट्टे 1000 बदल गई। जब कभी भी सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में हो 1000 का भाग दे दो, लीटर में बदल जाएगी। बराबर एन क्या है, मोलों की संख्या, जो भी पदार्थ हो, ठोस हो, विलेय हो, विलायक हो, जो कुछ भी हो, उसके मोलों की संख्या है एन। और मोलों की संख्या क्या होती है, विलेय का भार, ठोस का भार, विलायक का भार, जिसके भी मोलों की संख्या हो उसका ऊपर भार और नीचे अणुभार। और अणुभार हमसे पूछा है इसमें, तो ऊपर उसका भार लिखेंगे। तो यानी ये क्या है, ठोस, तो ऊपर इसमें आएगा ठोस का भार और नीचे आएगा ठोस का अणुभार। और आर है इसमें, आर है इसमें विलियन स्थिरांक, विलियन स्थिरांक, और इसका मान तो फिक्स होता है 0.083, जो अभी हमने तीसरे प्रश्न में निकाला था। और इंटू टी क्या है, तापमान, तापमान 300, तो 300 केल्विन आपका तापमान है। 300 केल्विन, केल्विन यानी कि एकदम सही है, सेल्सियस में होता तो बदल लेते आप। ठीक है, 300 केल्विन, कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, काट दो, इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, काट दो, यहाँ कटना 10 का 2 में भाग दो, 0.2 हो जाएगा। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.57 गुणा 10 की पावर -3 गुणा 10 का 2 में भाग देंगे तो 0.2। इधर ठोस का भार, ठोस का भार कितना है, ठोस का भार कितना है 1.26, और बट्टे ठोस का अणुभार, तो ठोस का अणुभार लिख देता हूं मैं mb, ये हमें निकालना है, और इंटू 0.083 गुणा 300। ठीक है, 300। अब mb को एक तरफ करो और सबको एक तरफ, तो यहां से लिखता हूं मैं mb बराबर, तो ये इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा तो mb इधर आ गया, तो ये नीचे पहुंच जाएगा। तो 1.26 गुणा 0.083 गुणा 300 बट्टे ये नीचे आएगा 2.57 गुणा 10 की पावर -3 गुणा 0.2। अब करेंगे काट पीट, देखो कुछ कट जाएगा, तो इधर देखो पॉइंट से यहां पॉइंट कट जाएगा। ठीक, एक काम बढ़िया हो गया। अच्छा, और कुछ, इधर पॉइंट की भी 3 संख्या, इधर पॉइंट की 1 संख्या, तो पॉइंट तो जब ही कटेगा या संख्या बराबर होंगी तो कर लेते नहीं है, तो इधर पॉइंट में 3 संख्या, इधर 1 है तो 2 जीरो बढ़ा लो, हो गई संख्या बराबर, 3 संख्या बराबर हो गई। अब यहां पर जैसे हमने संख्या बराबर की, इधर 2 जीरो आ गई, तो 2 जीरो से इधर 2 जीरो कट जाएंगे। तो ऊपर क्या रह गया, ऊपर रह गया आपका 126 गुणा 83 गुणा 3, और नीचे क्या रह गया 257 गुणा 10 की पावर -3 और गुणा 2। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है,
126 126 83 ये आ गया, 3 ये आ गया आपका, 257 ये आ गया, 10 के माइनस 3 ये आ गया, 2 ये आ गया। अच्छा और कुछ कट रहा है तो देखो 2 से और कट जाएगा, 2 से आपका 126 कट जाएगा, 2 6 12 और 2 3 6 63 वाला। ठीक है, अब 63 का 3 से गुणा कर दो तो 3 3 9 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 9 और 6 3 18 गुणा 83 बट्टे 257। अब यहां और कुछ नहीं कट रहा, 3 से 8 और 3 11 नहीं कटेगा, 7 और 5 12 13 14 नहीं कटेगा, और यहाँ पर नहीं कटेगा। तो हम क्या करते हैं 83 का मल्टीप्लाई करते हैं 189 में। ठीक है, तो मैं इधर कर देता हूं, यहाँ पर इधर कर देता हूं, तो 189 इंटू 83, 83 का करते हैं 189, तो 3 का पहले करेंगे, 9 27 के 7 आंसर लागे 2, 8 24 24 5 26 26 के 6 आंसर लागे 2, 3 3 और 2 5 मल्टीप्लाई 8 का 9 8 72 के 2 आंसर लागे 7, 8 8 64 64 और 7 71 71 का 1 आंसर लागे 7, 8 का 8 और 8 15, तो ये हो जाएगा 7 6 और 2 8 5 और 1 6 5 1 15 यार 687। अगर गुणा नहीं गलत हो गया हो तो देख लेना है। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 15 गुणा 687 और नीचे रहेगा 257, और 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा हमारा, 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 3 नीचे है, इसे ऊपर ले जाओ अब, तो ये हो जाएगा 10 की पावर प्लस 3। ठीक है, 10 की पावर माइनस 3 इधर से चल रहा है और ये यहाँ आया, इधर से ऊपर से इधर नीचे आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर यहाँ ऊपर चला गया 10 की पावर 3। अब यहाँ 257 का हम भाग देंगे 15 या 687 में और तभी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इधर मैं देता हूं, तो 257 भाग 15,687। तो इतने बड़े भाग को हम कैसे करते हैं देखो, अगर आप पे भाग नहीं आता तो देख लो, तो हम 2 का पारा पढ़ेंगे 15 में, 2 का 15 में भाग देंगे, वैसे आता ही होगा फिर देख लो, 2 का 15 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 दूनी 14, तो 7 का करके देखते हैं पहले, तो 7 एक कम करते हैं, 7 मतलब 1568 में देखिए पहले 1568 में, तो लगभग 7 बार हम आपका 6 बार देते हैं, तो 7 6 42 42 के आपका 2 हासिल लागे 4 और 6 पंजे 30 30 और 4 34 के 4 हासिल लागे 3 और 6 दूनी 12 12 और 3 13 15 1542 यानी 6 बार चला गया। ठीक है, 8 में से 2 गया तो 6 6 में से 4 गया तो 2 26 बच गए और 7 ऊपर से ताल लो, तो अब कितनी बार जाएगा 257 एक बार जाएगा, तो ये हो गया 61 और ये चला गया 257। अब पॉइंट के हम एक संख्या बात निकालेंगे अपने निकालेंगे, तो जब कितना बच गया 7 में 7 गया तो ये 0, 6 में से 5 गया तो 1, अब पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ नहीं जाएगा, फिर एक 0 और बढ़ा लो, इधर 0 डालो तो 1000 हो जाएगा। अब 257 1000 में बढ़ा देंगे तो ये लगभग जाएगा तो 4 बार जाएगा, 7 चक 28 28 के 8 हासिल लागे 2 और 5 चक 20 20 और 2 22 22 के 2 हासिल लागे 2 और 4 में 8 9 10 नहीं 3 बार जाएगा, 3 बार, तो 3 बार जाएगा हमारा, तो इधर निकाल के लिख देता हूं मैं, तो ये हो गया आपका एम बी बराबर 61.03 गुणा 10 की पावर 3 और ये आ गया आपका अड़ुभार, और अड़ुभार अगर निकालने तो उसके पीछे लिखते हैं ग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो ये आपका 4th क्वेश्चन हो गया, और 5th क्वेश्चन लास्ट करते हैं हम। ठीक है, आज का लास्ट 5वां प्रश्न है जो आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे, अभी मैंने लिखा है, मैं सभी प्रश्नों को ऐसे ही करता हूँ, पहले आपको प्रश्न बोर्ड पे लिख लेता हूँ और फिर आपको करा देता हूँ। ठीक है, तो ये 5वां प्रश्न है आपका लास्ट आज का, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अभी मैंने आपको पीछे 4 प्रश्न करा दिए इंपोर्टेंट, और ये भी आपका इंपोर्टेंट है, ये भी आपका 2024 सेट 1 में आया हुआ है। ठीक है, ये क्या प्रश्न देखें, 293 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है और 293 केल्विन ताप पर 450 ग्राम जल में 25 ग्राम ग्लूकोज घोलने पर बिलियन का वाष्प दाब की गणना करो। तो इसमें दिया क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दिया है, साफ साफ लिखा हुआ है शुद्ध जल का वाष्प दाब, जल विलायक है तो इसलिए मैंने लिखा है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अब ये मुझे कैसे पता चला, तो पीछे प्रश्नों में मैंने बताया है कि जो ज्यादा मात्रा में होता है वो विलायक और जो कम मात्रा में होता है वो विलीय। तो आप इस प्रश्न में देख सकते हैं साफ साफ कि इसमें ज्यादा मात्रा में कौन है, तो 450 ग्राम जल में 25 ग्राम ग्लूकोज, 450 ग्राम जल है एक गिलास, तो 450 ग्राम ज्यादा हो गया तो विलायक हो गया जल, और 25 ग्राम ग्लूकोज घोला तो वो हो गया विलीय। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है विलीय का भार, विलीय कौन है, ग्लूकोज, उसका भार ग्लूकोज है, उसका भार दे रखा है, विलीय का भार W और विलीय यानी E, उसका भार है 25 ग्राम, और विलीय का अणुभार हमें निकालना है यहाँ पर। अभी हम अणुभार निकाल क्यों रहे हो, करना क्या है,
तो देखो यहां पर निकालना है विलियन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। यानी कि जैसे ही मैं पानी के अंदर जो 450 ग्राम मैंने पानी लिया हुआ है उसमें जैसे ही मैं ग्लूकोज घोल दूंगा तो उसका वाष्प दाब कितना हो जाएगा। ठीक है, पहले कितना था, पहले इतना था, सामान्य अवस्था में जल था और उसमें कोई सामान्य अवस्था में जल था और उसमें कोई आपका कुछ नहीं मिला हुआ था, शुद्ध था विलायक, उसमें हमने ग्लूकोज नहीं घोला था। तब उसका जो वाष्प दाब था तो वो था आपका 17.535 एमजी। तो अब ग्लूकोज घोलने के बाद कितना हो जाएगा वो हमें निकालना है। तो आप समझे प्रश्न में करना क्या है, ठीक है, तो वही पूछा है। तो वाष्प दाब अगर आपसे पूछे तो एक ही फॉर्मूला है जो यहां पर वाष्प दाब निकालने में मदद कर सकता है हमारी, तो आपने पढ़ा हुआ, तो ये है आपका P माइनस पी एस अपॉन पी बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये फॉर्मूला हमारा यहां काम आएगा। तो यहां पर P क्या है, तो P है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, तो ये रहा P। और पी एस का है, पी एस है आपका विलियन का वाष्प दाब जो पूछा हुआ है, विलियन का वाष्प दाब पूछा हुआ है, तो पी एस हमें निकालना है। ठीक है, एन बी एन ए ये क्या है, तो एन बी, बी क्या है विलेय, विलेय के मूलों की संख्या, एन ए क्या है, ए के मूलों की संख्या, ए यानी विलायक के मूलों की संख्या। तो अब मूलों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, बार बार हर प्रश्न में कह रहा हूं, मूलों की संख्या बराबर विलेय यानी विलायक जो कोई हो जिसका भी निकालना हो मूलों की संख्या, ऊपर उसका भार नीचे उसका अणुभार। तो अणुभार इसलिए हम यहां निकालना है। ठीक है, तो अब यहां पर विलेय का भार दे रखा है, विलेय का अणुभार निकालेंगे। तो विलेय है क्या, ग्लूकोज बता दिया मैंने। ग्लूकोज का सर सूत्र क्या है, तो C6H12O6। अब निकाल लो, अणुभार निकलाएगा तो कुछ नहीं है। तो C6 तो कार्बन का होता है आपका 12 अणुभार और 6 कार्बन है, 12 6 72, तो ये हो जाएगा आपका 72 प्लस H12, H का 1 तो 12 प्लस ऑक्सीजन का 16। मैं क्या कर रहा भाई, तो ऑक्सीजन का 16, 16 96, तो 96 72 12 कितना हो गया 180। अरे सर आपने पहले से जोड़ रखा है। हाँ भाई मैंने पहले से कर रखा है, कर लेता हूं, नहीं दिक्कत हो जाएगी बीच में कोई नहीं। तो विलेय का भार 180, ठीक है, तो 180 हो जाएगा ये। अच्छा, विलायक का भार दे रखा 450, अब हमें विलायक का भी निकालना पड़ेगा। तो विलायक का अणु भार, और विलायक का अणु भार यानी एम ए, और ये हो जाएगा आपका 18, क्योंकि विलायक है H2O और H2O यानी हाइड्रोजन का हो गया आपका 2 और प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 2 18। ठीक है, ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत, सिंपल है। अब यहाँ पर Na और Nb हो चाहिए, तो Na और Nb के मान में अलग से निकाल लेता हूँ, अपने यहाँ पर रख दूंगा। ठीक है, तो Na और Nb के मान में इधर ही निकाल देता हूँ, फॉर्मूला को बाद में लिख दूंगा। तो Na, तो Na निकलेगा आपका WA अपॉन MAC। तो WA किधर है, किधर है, किधर है, 450 और बट्टे MA कितना है, MA 18। इसे काट दो, तो 9 से काटो, 9 पंजे 45, 50, 9 दूनी 18, 2 से कट गया 25 बार, ये आ गया आपका 25, ये आ गया आपका 25 25 आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं हम NB। तो NB बराबर WB अपॉन MB। B क्या है, B क्या है, B क्या है, विलेय, विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार। ठीक है, WB आपका ये 25, अच्छा ये आंसर आया था 25 बट्टे MB 180। अच्छा उसे 5 से काटो, तो 5 25 और 180 कटेगा लगभग आपका 5 या 15 और 5 36 बार। ठीक है, और 36 का 5 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका, देखते कितना था 36 का, 36 भाग 5, पॉइंट लगाया 0, 36 एकन 36। ठीक है, कितने बचे, 10 में से 6 गया तो 4, 5 में 4 में 1 पॉइंट लगा 0, 140। अब कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा आपका 3 चक 12, 4 बार, 4 बार, 6 3 बार जाएगा, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार। तो 6 3 18 के 8, हाथ में लगा 1, 3 3 9 1 10, 108, 10 में से 8 गया तो आपका बचा 2, 3 32, सही किया मैंने। और अब के बाद जाएगा 3 32 पॉइंट लगा 0 8 बार, तो यानी कि बस इतना ही होता है, 3 संख्या तक, तो यानी ये हो जाएगा आपका 0.138। तो मैं इसे लिख देता हूं, तो NB आ गया आपका 0.138। ठीक है, तो NA निकाल लिया, NB निकाल लिया।
अब हम सीधे फॉर्मूला पे चलते हैं और करते हैं, ठीक है, करते हैं, चलो चलो। तो P माइनस पी एस अपॉन पी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी हो गया फॉर्मूला। चलो रखो इसमें मान रखते हैं। तो P का मान कितना है, कितना 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 ये रहा। तो 17.535 माइनस टी एस हमें निकालना है और अपॉन पी फिर दोबारा हो जाएगा 17.535 बराबर एन बी। एन बी है आपका 0.138 बट्टे एन है आपका 25 प्लस एन बी है 0.138। ये खींची मैंने लाइन। अब बताओ क्या करना है। अब इसे लिख लेते हैं यहां पर 17.535 माइनस पी एस बट्टे 17.535 बराबर ऊपर हो जाएगा 0.138 नीचे हो जाएगा 25.138 25.138 पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो तो ये हो गया 138 बट्टे 25,138। ठीक है। अब इस 17.535 का इधर उड़ा करो और पहले इधर कर लेते हैं। कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड है, इसमें थोड़ा लंबा हो जाएगा, कुछ देखते हैं, चलो करते हैं। तो 17.535 पी एस बराबर 138 गुणा 17.535 बट्टे 25,138। अब मैं क्या करता हूं कि पी एस को इधर ले आता हूं और इस पूरे को इधर ले जाता हूं। पी एस को मैं इधर ले जाऊंगा तो पी एस माइनस का उधर प्लस हो जाएगा और इधर इसको लाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा सभी। ठीक है ना। तो ये हो गया 17.535 माइनस ये पूरा 138 गुणा 17.538 बट्टे 25,138 बराबर पी एस। अब इसके नीचे मानो आप 1 और इसमें से कॉमन ले लो 17.535 और इस बिंदु को सॉल्व करो तो 25,138 क्रॉस में ऊपर पहुंच जाएगी तो ये हो जाएगा 25,138 माइनस 138 बट्टे 25,138 बराबर पी एस। पी एस क्या है, विलियन का वास्तव, यह हमें निकालना है। ठीक है। अरे अच्छा 25,138 में से 138 क्या था 25,000। ठीक है। तो ये हो गया, मैं सीधा कर देता हूं इसे। तो पी एस बराबर 17.535 535 बोलेंगे पर मैं कह रहा हूं गुणा ये हो गया आपका 25,000 बट्टे 25 गुणा 100 को 25 गुणा आ रहे मां साहब कहा करता हूं कोई बता सॉरी 25,138। अब यहां पर ये 3 जीरो पॉइंट से 3 संख्या से कट जाएंगे। ठीक है। अब अगर आप पॉइंट से 3 जीरो नीचे बढ़ाओगे और 3 जीरो तब भी कट जाएंगे तो ऐसे यहां पर पॉइंट के बीच 3 संख्या है तो 3 जीरो कट जाएंगे। तो ये आपका बचेगा, आ जाओ बेटा इधर आ जाओ, तो इधर आ जाओ, आपका इधर हो जाएगा पी एस बराबर 17,535 गुणा 25 बट्टे 25,138। तो 17,535 गुणा 25 बट्टे 25,138। ठीक है। तो इधर आपका इधर 25 का मैं मल्टीप्लाई करता हूं फिर इसका मैं भाग देता हूं। तो 25 का मैं मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 पंजे 125, 25 का हो गया 5, हासुल लग गए आपके 12, तो 12 में यहां लिख देता हूं 25 3 25 3 25 मल्टीप्लाई 3 25 3 75 75 और 12 75 और 12 7 8 87 87 के हो गए आपके 7 और हासिल लग गया आपके 8। ये 8 बचा। अब 25 पंजे 125 फिर हो गया 125 और 8 125 और 8 125 और 8 तो कितना हो गया 8 और 5 13 के 3 यानी 133। 133 में 3 लिख लिया, 13 लग गया आपके हासिल, 13 आपके लग गए हासिल। अब 25 सत्ते कितने होते हैं 175, 25 सत्ते 175 और इसमें हासिल कितना था 13, 5 और 3 8 7 और 1 8 188, 188 में 8 लिखा 18 हासिल। अब 25 25 और 18 तो 25 और 18 जोड़ दो 25 और 18
तो 25 और 18 ये हो गया 8, 5 3 3 हाथ लगाए 2 3 1 4 43। तो इन दोनों का गुणा होकर ये आ गया 43 83 75। अभी ठीक है नीचे नीचे हो गया आपका 25,138। अब यहां पर आपका पीएस बराबर आ गया। अब 25,138 का 4,38,375 यस 4,38,375 में आप इसमें 25,138 का भाग दे दो। ठीक है तो 25,138 का भाग दो तो मैं यहां पर भाग देता हूं 25,138 का 4,38,375 में। तो 25 का देते हैं शुरू की दो संख्याओं में तो लगभग एक बार जाएगा। तो एक बार जाएगा 25 का एक बार तो इधर जाएगा आपका 25,138। इधर 17 में से 8 गए तो 9, इधर यहाँ पर 2 बचा फिर 9 बचेंगे, फिर 7 में से 1 गया तो 6 और इधर आपका 3, इधर 13 में से 5 गए तो 8 1 18,699। अब आप एक से अगली संख्या उतारेंगे 5। अब कितनी बार जाएगा तो 25 का 186 में देंगे तो कितनी जाएगा 25 7 कितने होते हैं 175 7 बार जाएगा शायद 7 बार और 7 का गुणा करते हैं इसमें तो 8 7 56 के 6। ठीक है 8 7 56 के 6 आंसर लागे 5 7 21 21 और आपके 5 26 26 के 6 आंसर लागे 2 और 7 1 7 2 9 7 5 35 के 5 आंसर लागे 3 7 14 15 17 17। ठीक है चला गया 7 बार 5 में 6 गया तो 9 इधर 8 में 6 गया तो 2 इधर 9 में से 9 गया 0 6 में से 5 1 8 में 7 1। अब पॉइंट लगा लो फिर 0 बढ़ा लो। ठीक है अब पॉइंट के दो संख्या तक करेंगे ज्यादा नहीं करेंगे। अब 25 का 1 में कितनी बार जाएगा लगभग 25 चक 4 4 बार जाएगा। ठीक है 4 बार देंगे तो 8 चक 32 के 2 आंसर लागे 3 4 12 12 15 के 5 आंसर लगा 1 और 4 1 4 1 5 4 15 20 की 0 आंसर लागे 2 और 4 2 8 और 2 10। इधर 10 में से 2 गया तो 8 इधर 8 में से 5 गया तो 3 और इधर आपका 8 में से 5 गया तो 3 और यहाँ 1 बचा 11 में 5 गया तो 6 या 9 यहाँ कुछ नहीं बचेगा 9 या 638 बचेगा। आप पॉइंट लगा हुआ है 1 0 और बढ़ा लो। अब ये दूसरी संख्या तक निकालेंगे पॉइंट ज्यादा नहीं निकालेंगे तो 25 का चला जाएगा लगभग 25 3 75 3 में चला जाएगा। ठीक है तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया 17.43। ठीक है तो इसमें मिटा देता हूं आंसर लिख देता हूं सीधे में। तो यदि आप 25,138 का आप सीधे सीधे इसमें भाग देंगे तो सीधे नहीं कटेगा पॉइंट में आएगा तो आपको इसका भाग सिर्फ पॉइंट की दो संख्या तक निकालना है। तो ये आएगा आपका पीएस बराबर कटेगा 17.43 इतना आएगा आपका विलीन का वास्तव। और वास्तव का मात्रा क्या है एमएमएचजी जिसमें दिया हुआ इसमें निकाल दो तो एमएमएचजी पीछे लिख देंगे एमएमएचजी। तो जब किसी विलायक में आप अवाष्पशील विलय घोलते हैं तो उसका वाष्प दाब घट जाता है। ये आपने पढ़ा हुआ आज आपने देख भी लिया। देखो यहां पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यानी पानी जब उसमें हमने ग्लूकोज नहीं मिलाया था तो कितना था 17.535 लेकिन जैसे ही ग्लूकोज मिलाया उसका वाष्प दाब घट गया और कितना हो गया 17.43 घटा है। तो इसी प्रकार और भी प्रश्न है जो विलियन के इंपोर्टेंट प्रश्न है विलियन के उन्हें मैं एक वीडियो और लाऊंगा जिनमें आपके कराऊंगा। तो आज हमने 5 प्रश्न किए जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपको इनसे संबंधित यानी कि विलियन चैप्टर संबंधित कोई टॉपिक है जो आपको पढ़ना है सर तो न्यूमेरिकल कराते रहते हैं कोई टॉपिक ही नहीं कराया तो बच्चा देखो अगर तुम्हें कोई टॉपिक समझना है तो कमेंट लिख दो या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर व्हाट्सएप कर दो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 75 35 93 78 33 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो कोई भी टॉपिक कोई भी न्यूमेरिकल मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर शूट कर दूंगा। आज थोड़ी बड़ी वीडियो है और आप ये ना समझें कि टाइम बहुत है तो देखो बेटा टाइम कुछ नहीं बचा। ये आपका नई साल है आज और आपका जनवरी का 1 महीना 15 फरवरी आपके फिर आपके पेपर है आपके 24 फरवरी से और 6 मार्च का आपका हुआ है। तो कुछ नहीं है आप अगर पीछे टॉपिकों के देखोगे जितने टॉपिक है बहुत सारे टॉपिक है बहुत बड़ा सिलेबस है। ठीक है उन्हें कवर करोगे तो आपको लगे कुछ समय नहीं तो पढ़ लो बेटा यही समय है और कुछ नहीं है। ठीक है तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें कमेंट जरूर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें अपने दोस्तों से अपने परिवार वालों से सब्सक्राइब कराएं। ठीक है और पॉइंट जो आपकी कंटेंट है उसकी कंटेंट में कमी हमारे यहाँ नहीं क्वालिटी थोड़ी कमी हो सकती है अभी हम कर रहे हैं क्वालिटी पूरी काम कर रहे हैं। हमारा नए चैनल खुलाया भी है ज्यादा दिन नहीं हुए ऐसे हमें चलाए हुए भी हमने 10-15 दिन पहले चलाया है
तो जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइब बढ़ेंगे, हम ग्रोथ करेंगे, तो वैसे ही हम अपनी क्वालिटी भी बढ़ाएंगे। यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड सब कुछ करेंगे हम। अभी थोड़ा ऐसा ही है। तो प्लीज सब्सक्राइब करवाएं और करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू, धन्यवाद।